हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा चलो ये टॉपिक में हम लोगों ने लास्ट क्लास में म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन एंड कॉमेंसलिज्म तक की बातों को कंप्लीट किया था। म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटोकॉपरेशन में हमने आपको डिफरेंस बताया था कि म्यूचुअलिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस को जनरली नहीं करता है, जबकि प्रोटोकॉपरेशन में दोनों स्पेसीज या दोनों इंडिविजुअल सेपरेटली यानी इंडिविजुअली सर्वाइव करते हैं। लेकिन म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटोकॉपरेशन दोनों में बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, यानी दोनों को बेनिफिट होते हैं। तो हम लोगों ने म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटोकॉपरेशन के डिफरेंस को डिस्कस कर लिया था। उसके साथ साथ कॉमेंसलिज्म के बारे में बात कंप्लीट कर ली थी। कॉमेंसलिज्म के बाद में नेक्स्ट जो हमारा ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन का जो टॉपिक है उसमें हम लोगों को स्टार्ट करना है कॉम्पिटिशन के बारे में। तो आज का हमारा हेडिंग होगा कंपटीशन। ओके, जब भी हम बात करते हैं कंपटीशन के लिए तो कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म या जो भी दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म या एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल एक सेम रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। स्ट्राइविंग यानी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर स्ट्राइविंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी किसी भी रिसोर्सेज के लिए दोनों के रिसोर्सेज सेम हैं तो उस रिसोर्सेज के लिए वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फाइटिंग कर सकते हैं या आपस में कंपटीशन। जैसे कहने का मतलब सिंपल देखो, नीट का एग्जाम हम लोग क्या करते हैं, आप रिसोर्सेज नीट का एग्जाम है, हर कोई चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, दैट मींस की एक रिसोर्सेज है और उस रिसोर्सेज के लिए इंडिया में पर ईयर 15 लाख फॉर्म आते हैं। दैट मींस की 15 लाख स्टूडेंट एक सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तो यही चीज है। अब ये कंपटीशन कहता है कि दो तरह से हो सकते हैं, या तो कंपटीशन एक ही स्पीशीज के आपस के इंडिविजुअल में, जो इंडिविजुअल है वो सभी सेम स्पीशीज के होंगे, बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। तो इसको कहते हैं हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और जब ये बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, तब उसको कहते हैं हम लोग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, तो इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन दो तरह से हम लोगों ने देखा और ज्यादातर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो देखने को मिलता है। यानी जैसे हम ही लोग को आप देख लो, ह्यूमन बीइंग्स ही सभी लोग चाहते हैं कि सबका अपना मकान है, यानी स्पेस के लिए कंपटीशन है। सभी लोग चाहते हैं कि उनको खाना मिले, इसके लिए जॉब का कंपटीशन है। सभी लोग चाहते हैं कि हम क्वालिफाइड एजुकेशन है, तो एक ही सीट के लिए 10 लोगों को आपस में कंपटीशन है। तो सेम स्पेसीज के दो अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का आपस में कंपटीशन होता है ज्यादा। अब कंपटीशन होता किस किस चीज के लिए जनरली, तो कंपटीशन हो सकता है स्पेस, कंपटीशन होता है फूड, कंपटीशन होता है शेल्टर, कंपटीशन होता है लाइट के लिए, कंपटीशन होता है वाटर के लिए। तो कुछ भी जनरली ये सारे चीज, ये सारे फैक्टर या इससे अलग भी और भी बहुत सारे फैक्टर, या मेट यानी सेक्स के लिए, तो ये सब चीज के लिए कंपटीशन होते हैं आपस में। तो कंपटीशन इस तरह से दो फॉर्म में देखने को मिलता है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। कंपटीशन का फिर कहता है कंपटीशन इन टू फॉर्म। कंपटीशन के टू फॉर्म देखने को मिलते हैं। वो फॉर्म कौन कौन से हैं, तो वो फॉर्म है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, एक फॉर्म हो गया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड दूसरा फॉर्म हो गया कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। ओके,
तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस ये टू टाइप के कंपटीशन के फॉर्म हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देते हैं कंपटीशन का, देन आफ्टर उसके दो अलग अलग टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। जो हेडिंग दिया है हम लोगों ने कंपटीशन, उसको नोट डाउन करते हैं, उसके डेफिनेशन और इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन जो है उसको यहाँ पर लेके चलते हैं। कहते हैं interaction of two organisms striving for the same resources, ओके। फिर competition between individual of same species, for one or more common resources is intra-specific competition, and between organism of different species, is interspecific competition। तो उसको interspecific competition कहते हैं, ओके। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर एक्यूट, क्या कहते हैं? तो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर एक्यूट। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन मोर एक्यूट कहने का मतलब समझे आप? मोर एक्यूट कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमारे और किसी डोमेस्टिक एनिमल में कोई कंपटीशन है क्या? नहीं, लेकिन दोनों डोमेस्टिक एनिमल में हमारा स्पेसीज अलग है, डोमेस्टिक एनिमल का स्पेसीज अलग है, हमारे और उनके बीच में कंपटीशन बहुत ना के बराबर है। लेकिन ह्यूमन बींग्स का दूसरे ह्यूमन बींग से हर चीज में कंपटीशन है। या डोमेस्टिक एनिमल का जैसे डॉग जो है वो एक ही फूड के लिए 2 से 3 डॉग आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं, वो क्या हुआ? कंपटीशन। एक ही फीमेल के साथ मेट करने के लिए 2 से ज्यादा डॉग आपस में फाइट करते हैं, वो क्या हुआ? कंपटीशन। तो इस तरह से कहते हैं कि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर एक्टिव, यानी वो ज्यादा कॉमन है, वो ज्यादा देखने को मिलता है, ओके। तो ये इट इज मोर एक्टिव। डार्विन साहब ने भी इसी चीज को लेकर के कहा है, क्योंकि because
because they require same resources or food, सेम रिसोर्सेज, यानी उनको क्या चाहिए, एक ही जैसा सेम रिसोर्सेज के लिए उनका आपस में फाइट होता है। फूड, स्पेस, शेल्टर, वाटर, ठीक है, या फिर मेड ETC। ऐसे बहुत सारे चीज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में करते हैं। डार्विन साहब ने क्या कहा, तो डार्विन spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature। ओके, अब हमने क्या बोला था आपको, कंपटीशन है टू फॉर्म्स, कंपटीशन के टू फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म कौन कौन है, तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या कहता है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, एंड सेकेंड में कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस, ये दो अलग अलग चीजें हैं कॉम्पिटिटिव। तो फर्स्ट में कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस, दो चीजें हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों को हम लोग को बारी बारी वन बाय वन करके इनके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए, कॉम्पिटिटिव फर्स्ट में चलेंगे हम लोग कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को। ओके, चलिए, तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिखना है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या कहता है, two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely
inferior one will be inferior one will be eventually eliminated. One will be eventually eliminated. Okay, eventually eliminated. तो जो inferior होगा वो एलिमिनेट कर जाएगा और जो सुपेरियर होगा, जो सर्वाइवल कर सकता है, वो सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पर एक ही सेम रिसोर्सेज के लिए ये कंपटीशन होता है एंड कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनेटली। इंडेफिनेटली आसानी से वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। कोई जो इंफीरियर होगा वो डेथ कर जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे बाकी सब में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर भी देखिए गॉस मिनरल एक्सपेरिमेंट विद सिलिएट्स। experiment with Gauss experiment with ciliates which is a classical example of this ciliate। जैसे एग्जाम्पल देखिए पारामेसियम काउडेटम, पारामेसियम ऑरेलिया। Paramecium caudatum and Paramecium aurelia too closely related protozoans when grow in separate culture, will grow in separate culture exhibited typical sigmoid population growth, exhibited typical sigmoid population growth, sigmoid population growth when both were placed in same culture P. aurelia alone survive after 16 days because it had a more rapid growth, growth rate and thus outcompeted तो जब पैरामेसियम काउडेटम और पैरामेसियम ऑरेलिया को सेपरेटली अगर हम लोग कल्चर कराते हैं तो दोनों आसानी से कल्चर होते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ अगर एक ही प्लेस पे कल्चर कराते हैं या रख देते हैं तो सिर्फ ऑरेलिया ही रह पाता है और काउडेटम खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारे डेफिनेशन भी क्या कहा था इसका कि एवेंचुअली एलिमिनेटेड, जो इंफीरियर होगा वो inferior will be eventually eliminated।
तो काउडेटम क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उससे ज्यादा ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ जो है ऑरेलिया यानी पैरामेसियम ऑरेलिया करता है, इसलिए वो तेजी से ग्रोथ किया तो अपना सर्वाइवल ज्यादा बनाया, और काउडेटम उतना फास्ट ग्रोथ नहीं कर पाया तो वह इंफीरियर क्वालिटी होने की वजह से वह एलिमिनेट हो गया। तो यही जो है वह दिखाता है क्या? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को। ओके, सेकेंड एग्जांपल ये हम लोग देखेंगे इसका। Introduction of goat resulted in exclusion of Abingdon tortoise from Galapagos Island because goats are better ब्राउजर्स। तो जब गलापागोस में हम लोगों ने गोट को इंट्रोड्यूस किया तो वहां से टर्टोइज जो है वो 10 आउट competed tortoise from Galapagos Island because goat are better browers। ठीक है ब्रोवर्स। थर्ड एग्जांपल देखिए, on the rocky coast of Scotland the larger and completely superior barnacles balanus dominates the intertidal area and exclude the smaller barnacles and exclude the smaller barnacles। तो जो स्मॉलर है उसको एक्सक्लूड कर देगा, जो लार्जर है वो सरवाइव कर लेगा। तो इस तरह से तीन एग्जांपल हम लोगों ने देखा, पैरामेसियम का देखा, गोट एंड टर्टोइज का देखा एंड बर्नैकल्स का देखा। ये तीनों एग्जांपल, तीनों को ध्यान में रखना है। तो तीनों एग्जांपल जो है वो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के हैं। ओके, यानी दोनों एक साथ कॉम्पीट करके सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अब कोएग्जिस्टेंस यानी कि कंपटीशन, कोएग्जिस्टेंस यानी दोनों एक साथ सरवाइव कर सकते हैं, तो उसका हम लोग एक्सक्लूजन मतलब हटा देना, यानी कोई एक हट जाएगा। तो कंपटीशन एक्सक्लूजन का मतलब ये दोनों में से कोई एक हटेगा, एंड कंपटीशन कोएग्जिस्टेंस का मतलब दोनों एग्जिस्ट करेंगे एक साथ आपस में कंपटीशन करके। जैसे हम लोग नीट के कैंडिडेट क्या हैं, तो कंपटीशन कोएग्जिस्टेंस है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आइए यहाँ पर, कंपटीशन कोएग्जिस्टेंस। कंपटीशन कोएग्जिस्टेंस
कंपटीशन को एग्जिस्टेंस क्या कह रहा है? It do not support Gauss experiment Gauss experiment, Gauss generalization or Gauss generalization of above competition where one species is competition where one species is eliminated, यानी कि जिसमें एक स्पीशीज को एलिमिनेट होता है ये उस चीज को या गॉस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, इसके एग्जांपल को देखेंगे हम लोग। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ 5 क्लोजली related species of warblers avoid competition can occur by changing foraging pattern सेकेंड एग्जांपल, ये 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स जो है उसमें 5 स्पीशीज को रख करके अवॉइड कंपटीशन बाय चेंजिंग फॉरेजिंग पैटर्न, जो चेंजिंग पैटर्न है उसको ये आपस में कंपटीशन करके अवॉइड करते हैं। अलग अलग 5 अलग अलग स्पीशीज हैं उसमें। सेकेंड देखिए, डार्विन फाउंड दैट Darwin found that 14 species of finches, 14 species of finches coexist in Galapagos Island due to development of different feeding habit, तो 2 एग्जांपल हमें ये मिला। और फ्रॉम foraging discussion foregoing discussion कंपटीशन कैन अकर बिटवीन, ये हमें
पूरे चीज से क्या मिला, तो एक पॉइंट कहते हैं कंपटीशन कैन occur between closely related species। क्लोजली रिलेटेड, तो कंपटीशन हमेशा हमें जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनसे होगा। जैसे हमारा और किसके बीच में हो सकता है, हम एक स्पीसीज हैं होमो सैपियंस सैपियंस और दूसरा होमो सैपियंस के बीच में, तो दोनों क्लोजली रिलेटेड है। या फिर आप देखो क्लोजली रिलेटेड दो कार्निवोरस के बीच में हो सकते हैं, दो बर्ड्स के बीच में हो सकता है, कौवा एंड कोयल के बीच में। तो इस तरह से क्लोजली रिलेटेड जो थोड़ा सा एक जैसे हैं उनके बीच में हो सकता है। तो कंपटीशन कैन अकर बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ओके, अब कहते हैं एविडेंस फॉर occurrence of competition। कुछ एविडेंस जो है evidence for occurrence of competition। तो उसके लिए जो एविडेंस है वो हम लोग देखते हैं कुछ एविडेंस को। जैसे क्या क्या एविडेंस है कंपटीशन की एक्यूरेसी के लिए, तो जैसे हम देख सकते हैं गॉज एक्सपेरिमेंट, गॉज साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, गॉज GAU गॉज एक्सपेरिमेंट evidence for gauge experiment, but evidence for पूरा शुरू से लिखता हूँ थोड़ा। चलिए, मार्कर कहते हैं कि एविडेंस फॉर कंपटीशन exclusion is easily demonstrated by gauge, but in nature it not always, in nature it not always conclusive। लेबोरेटरी में हम लोग आसानी से गॉज एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट करके समझ सकते हैं, लेकिन नेचर में ऐसा कंक्लूसिव हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है कि इट नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव
for occurrence evidence for occurrence of competition in nature of competition in nature come from what is called competitive release. For competition release. Competition will occur only competition कब मिलेगा? तो competition will occur only when resources present in environment are present in environment are limiting. तो लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है। कहते हैं कि क्या ये इज इट ट्रू? हम क्वेश्चन भी दे सकते हैं, इज इट ट्रू? क्या कंपटीशन सिर्फ रिसोर्सेज जब लिमिटेड होता है तभी हो सकता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है तब भी हो सकता है। तो बेटर के लिए, यानी आई एम द बेस्ट या सबसे मैं बेटर हूँ, इसके लिए भी कंपटीशन हो सकते हैं। तो ये हम इसमें क्वेश्चन लगा के भी कह सकते हैं। लेकिन जनरली जो कंपटीशन तब देखने को मिलता है जब जो भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं तब। तो इसीलिए आप इस चीज को सॉल्व आउट करने के लिए ये कर सकते हैं। तो कहते हैं नो, तो यहां इसका आंसर कर सकते हैं नो, resources need not to be limiting for competition to occur as feeding efficiency of one species might be reduced due to so inhibitory presence of the other species, तो चूंकि वहां पे कुछ अदर स्पीसीज हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन, और इसी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो उसको क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। ओके, तो इस तरह से कंपटीशन हम लोगों को देखने को मिला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा
तो हम लोगों ने कंपटीशन के टॉपिक को कंप्लीट किया। कंपटीशन के बाद में हम लोगों को देखना है प्रीडेशन। तो क्या होता है प्रीडेशन देखते हैं हम लोग। अब आइए प्रीडेशन। देखो बेटा, प्रीडेशन में पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि यह एक ऐसा इंटरेक्शन है पॉपुलेशन का जिसमें दो अलग अलग स्पेसीज, या जनरली ऐसा होता है कि दो अलग अलग स्पेसीज का आपस में इंटरेक्शन होगा, जिसमें से एक को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई हर्बीवोरस एनिमल किसी प्लांट को खाया, ठीक है, या आप देखो एस्पैरो एंड सीड को। एस्पैरो क्या करती है, किसी सीड को खाती है या किसी इंसेक्ट को खाती है। तो एस्पैरो अगर इसको खाएगी तो इस एस्पैरो को क्या हुआ, फायदा। लेकिन ये तो क्या हुआ, ये तो अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया, तो इसको क्या हुआ, नुकसान। तो एक को फायदा एंड दूसरे को नुकसान। इस तरह का रिलेशन हमें देखने को मिलता है इसमें, इस तरह का रिलेशन हमें देखने को मिलता है प्रीडेशन में। ओके, तो आइए चलिए हम लोग इसको लिखते हैं प्रीडेशन के बारे में। उसके पहले थोड़ा सा तो कहते हैं only one species in predation, only one species, one species, that means predator benefits, the one species benefit and the interaction is detrimental, and the interaction is detrimental, interaction is detrimental to other species, detrimental to अदर स्पेसीज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रे कहते हैं। प्रीडेशन इन ए नेचुरल वे इज नेचुरल वे ट्रांसफरिंग एनर्जी fixed by transferring energy fixed by plant to higher trophic level, plant to higher trophic level। जैसे कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं हम लोग। टाइगर का क्या है, डियर के बाद। तो टाइगर यहाँ पर क्या हुआ, प्रीडेटर। थोड़ा और बड़ा इधर कर लेते हैं, ये देखिए प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेटर में क्या है, टाइगर, तो प्रे डियर। ओके, मेरा इंक मार्कर के इंक जो है वो लगभग कम हो गए हैं। तो टाइगर से यहाँ पर डियर का हो गया एक रिलेशन। दूसरा आप देख सकते हैं स्पैरो सीड का,
स्पैरो का सीड से। तीसरा एनिमल, एनिमल में कौन, हर्बीवोरस, और किससे, तो प्लांट से। तो यहां पर ये तीन तरह से ये रिलेशन देख रहे हैं। अब आइए, तो प्रीडेटर कहते हैं इंपॉर्टेंट इन इको सिस्टम। कैसे, तो प्लांट क्या हुआ, प्लांट को कौन खाया, एक एनिमल, और उस एनिमल को, हर्बीवोरस एनिमल को कौन खाएगा, कार्निवोरस एनिमल। तो एक साइकिल चल रहे हैं, किसको, एनर्जी के ट्रांसफर को। प्लांट को एनर्जी कहाँ मिली, सन से। ये प्लांट अपने एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर करेगा, हर्बीवोरस को। हर्बीवोरस को कौन खाएगा, टाइगर, लायन, जो भी है, जो कार्निवोरस है उसको। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर ही हो रहा है, तो उसके हिसाब से प्रेडेटर इंपॉर्टेंट इन इकोसिस्टम। अब इसके एग्जांपल के बारे में हम देख लीजिए, जैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसफरिंग एनर्जी करता है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस एनर्जी लेवल। तो एक में यानी एनर्जी के लेवल को अक्रॉस हर लेवल पे ट्रांसफर करने का काम। सेकंड में कि प्रे पॉपुलेशन, कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, यानी प्रे के पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा, एक तो ये चीज समझ में, यानी जो भी प्रे हैं उनके कंट्रोल को, और इसको हम लोग कैसे, तो या तो प्रीडेटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, या तो बायोलॉजिकल पेस्ट मेथड से भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, also by biological test method। ठीक, सी में देखेंगे, ए और बी देख लिया हम लोगों ने। इसमें इसी को लंबा करके लिख भी सकते हैं, लेकिन उतने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए इंपॉर्टेंस की बातों को। जो इंपॉर्टेंट लगेगा कि इसमें कुछ लिखाने का, डिस्क्रिप्शन देने का, वो मैं दे दूंगा आपको। तो काम भी मैंने किया इसमें, तो और लिखा जा सकता है, ये सब किया जा सकता है। ये कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे चीज़ों को पॉइंट में समझने की जरूरत है। ठीक है, अब आइए सी के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सी के पॉइंट में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मार्कर में ही डालना है, प्लीज गिव मी 1 मिनट। चलिए, हो गया काम कंप्लीट। तो सी में कहते हैं मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इट हेल्प टू
maintain, it help to maintain diversity by reducing the intensity of competition among competing prey species। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, इसमें रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज, intertidal communities of, इधर कटेगा, इधर लिखता हूँ intertidal communities of American Pacific coast the starfish disaster is an important predator तो अमेरिकन पैसिफिक में रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश डिसास्टर, ये इंपॉर्टेंट प्रीडेटर हैं। तो इसके नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकने का काम करता है। जिससे एक ही अगर स्पीशीज का कंटिन्यू नंबर बढ़ते चला जाएगा तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगा, लेकिन अगर उसके प्रीडेटर हैं तो वो क्या करेगा, उस प्रे के नंबर को कम कर देगा। जैसे आप देखो आपके घर में छिपकली, जब कोई रेनी सीजन में इंसेक्ट वगैरह आते हैं और दीवार पे बैठते हैं, उसको खा के उसके नंबर को कम कर देती है। अगर वो छिपकली नहीं है तो नंबर ऑफ इंसेक्ट क्या होंगे, आपके घर में बढ़ते चले जाएंगे। तो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में इस तरह से ये प्रेडेटर जो है वो प्रे को खा के डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में मदद कर देते हैं। ओके, अब कहते हैं some fact related to predation, फर्स्ट में देखिए प्रूडेंट प्रीडेटर, predators in nature are prudent prudent. The existence of prudent predator is the existence of prudent predator is the existence of prudent predator is
predator is because if a too efficient because if a too efficient predator overexploit its prey. Efficient predator overexploit its prey. The prey might become extinct. The prey might become extinct. तो ज्यादा जब प्रेडेटर अगर प्रे को बहुत ज्यादा खा लेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रे का नंबर क्या होगा, इतना कम हो जाएगा वो एक्सटिंक्ट करने की कगार पे आ जाएंगे। आज देखो हमारे इन्वायरमेंट से गिद्ध जो है वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, इतना ज़्यादा मरने लगा किसी फैक्टर की वजह से एक्सटिंक्ट हो रहा है। स्पैरो एक्सटिंक्ट हो रही है, टाइगर, लायन, सब मैक्सिमम ह्यूमंस को छोड़ के बाकी सब एनिमल को मानिए कि वो एक्सटिंक्ट की कगार पे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उनको एज ए फूड या किसी रूप में हम लोगों ने ही यूज करना चालू कर दिया, तो आज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं वो। सेकंड में देखिए एवोल्यूशन ऑफ वेरियस डिफेंसेस इन प्रे, और प्रे में फिर वेरियस डिफेंसेस स्टार्ट हो गए, जैसे ए में एनिमल्स में देखिए कैमोफ्लेज, एक में CAMOU फ्लैग, camouflage, the cryptic appearance of an organism similar to object found in the surrounding environment, to protect itself from predator. So cryptic appearance of organism similar to object found in the surrounding environment to protect itself from predator. ऐसा appearance बना देता है जिससे predator को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमारा prey है, तो अपने आप को वो क्या किया, बचा लिया इस चीज से। तो एक ये हो गए।
सेकंड में आइए, केमिकल डिफेंस, केमिकल डिफेंस में some prey species are poisonous. Species are poisonous and are therefore avoided by and are therefore avoided by and are therefore avoided by the predator, avoided by the predator. एग्जाम्पल में देख लीजिए, मोनार्क बटरफ्लाई, अवॉइड बाय बर्ड। तो क्यों? क्योंकि ये पॉइजनस नेचर को शो करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपरकेमिकल बॉडी विच मे बी हाईली डिस्ट्रेसफुल। थर्ड में देखिए, मिमिक्री, मिमिक्री करके अपने आप को बचाना। कैसे? वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर refer to resemblance of resemblance of one species to one organism to another, or to new natural object, or to natural object among which it lies, that secure it फोर्थ में देखिए, जिसके वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, किसी दूसरे एनिमल के साथ जुड़ जाएगा या फिर जिस ऑब्जेक्ट पे लीव करता है उसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहेगा ताकि वह उसको प्रोटेक्शन मिल सके। प्रेडेटर उसे आसानी से निकाल के खा नहीं पाएंगे। फिर है वार्निंग कलरेशन। फोर्थ में वार्निंग कलरेशन। कुछ बच्चों का डाउट भी आया था, ठीक है, अनुष्का का डाउट आया था इस पे। एक होता है वार्निंग का मतलब ये वार्न करने वाला कलरेशन है, ये अलग चीज हुआ। और कल के क्लास में मैंने आपको एक बताया था बी एंड ऑर्चिड प्लांट के फ्लावर का, जिसमें स्यूडो पॉपुलेशन की बात आई थी, ठीक है। तो वो होता है वो वार्निंग कलरेशन, ये हुआ। और वो जो होते हैं वहाँ पर ड्यू टू पेटल्स के कलर ऐसे होते हैं कि मेल बी को लगता है कि वहाँ फीमेल है और वो जाकर के पॉपुलेशन करने की कोशिश करता है, दैट मींस स्यूडो पॉपुलेशन होता है। तो ड्यू टू द कलरेशन, ठीक है, तो वो कलरेशन जो होता है वो होता है वार्निंग, बी ए से ये वार्निंग है, वो वार्निंग कलरेशन की वहाँ पे कलर, तो वो अलग चीज है, यहाँ पर ये अलग चीज है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। Counseling from as well as
stealing from as well as coloration enable the animals a species to avoid its natural predator, its natural predators। तो जो नेचुरली जिस कलर में प्रीडेटर उसको खोजता है, जानता है, अपने कलर को चेंज करके अपने आप को छिपा के रखेगा। ओके, तो एनिमल्स में इस तरह के हम लोगों ने देखा। अब आइए प्लांट में। प्लांट अपने आप को कैसे बताता है इस चीज से? तो कहते हैं दे हैव इवॉल्व्ड एंड recognizing variety of morphological and chemical differences against their herbivorous predator include। So nearly 25% of all insect known as phytophagous and other animals feeding on plant sap and other parts and other animal cattle like goats etc। तो क्या है, इंसेक्ट जो है वो जनरली क्या होते हैं, प्लांट के किसी पार्ट को खाने का। कभी हम घर में कोई साग सब्जी लाते हैं, देखो बैंगन लाते हैं तो बैंगन के अंदर कीड़े निकलते हैं। वो कीड़े या वो सब कुछ भी जो वो इंसेक्ट है क्या, वो उस प्लांट के पार्ट को खाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो देखिए, तो कहते हैं difference of horns किसी भी प्लांट में जो कांटे दिखाई देता है as well as production and storage of production and storage of क्या कह रहे हैं, तो प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ highly toxic or highly toxic or poisonous chemical
poisonous chemicals like cardiac glycoside chemicals like cardiac glycosides are some of the protective defense mechanism defensive protect mechanism which plant have evolved तो प्लांट को कुछ ऐसे एनिमल खाने का काम करते हैं, तो उससे बचने के लिए प्लांट अपने आप के ऊपर क्या थॉर्म डायटनेस की कांटे को ले आता है, जिसके ऊपर प्रीडेटर को जाने में कठिनाई होती है, तो प्रीडेटर से वो अपने आप को बचाएगा। या प्लांट कुछ ऐसे पॉइजनस यानी जैसे लाइक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, उस प्लांट को हम भी खाने से डरते हैं, तो वो पॉइजनस प्लांट को प्रीडेटर नहीं खाएगा तो क्या होगा, वो अपने आप सर्वाइवल बनाए रखेगा। तो इस तरह का जो चेंजेस आया वो किस लिए आया, अपने सर्वाइवल को बनाने के लिए आया। तो इस तरह से प्रीडेटर की बातों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। प्रीडेटर के बाद में जो हमारा टॉपिक है पैरासिटिज्म है, मेंसालिज्म है, इस पॉइंट को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बस ये दो टॉपिक हमारे पास बचे हैं, आपका पैरासिटिज्म, कमेंसालिज्म, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, और टेस्ट के लिए ये सफिशिएंट है। तो आप इस चैप्टर में या इकोलॉजी में आप किसी भी एक मॉड्यूल को पूरा कर लीजिए, आकाश का या किसी भी एलियन का, या फिर कम से कम एनसीईआरटी तो एकदम थ्रूली आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से करना है। ये एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक जगह एक पेज पे लिख के बार बार उसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, दैट इनफ, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो लिख करके एक अच्छे से नोट्स बनाइए, इसमें थोड़ा सा बार बार थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कीजिए, बस यही है इसमें। ओके, तो चलिए बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।